Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो जी, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे और बायोलॉजी विद मनीष कुमार के चैनल के साथ आपकी तैयारी भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। मैं मनीष कुमार बायोलॉजी विद मनीष कुमार चैनल में फिर से आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग वंशागति एवं विविधता के या विभिन्नता के सिद्धांत के चौथे लेक्चर पे बात करेंगे। इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर्स को कवर कर लिया है, जिसमें आपको इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स, वेरिएशन, टाइप ऑफ वेरिएशन, मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल से पहले का जो कंसेप्ट था जिसमें पाइथागोरस का थ्योरी, वेजमैन थ्योरी, इसके अलावा अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा जो थ्योरी दिया गया था, उनके उस सब के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए हैं। आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होने वाला है वो है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल के आनुवंशिकता का नियम क्या क्या है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्त आपको बता दे कि इस चैनल्स के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हैंड रिटेन नोट्स मिलेंगे। आपको किसी भी चीज को लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल फोकस करेंगे। चलिए, आज के लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी तैयारी बिना किसी शर्त के साथ बेहतरीन ढंग से चलती रहे। चलिए दोस्त, शुरू करेंगे आज हम लोग मेंडल के वंशागति के नियम। तो देखेंगे जरा कि मेंडल के वंशागति का नियम क्या सब है। तो मेंडल के वंशागति, मेंडल का 2 क्रॉस हम लोग अध्ययन किए। सबसे पहला जो बात किए वो था दोस्त मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि एक संकर संकरण। तीसरे लेक्चर में इसका डिस्कस किया गया है, आप प्लेलिस्ट खोल करके उसको जरूर देख लेंगे। और दूसरे नंबर में है द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण, एक क्या है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरा था मेंडल का क्रॉस द्विसंकर संकरण, डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब हम लोग मेंडल के लॉ का बात कर रहे हैं, तो कुछ लॉ एक संकर संकरण पर आधारित है और कुछ लॉ मेंडल के द्विसंकर संकरण पर आधारित है। पहले हम लोग मेंडल के एक संकर संकरण पर आधारित जो नियम है, जो रूल है, जो लॉ है, थियरी नहीं कहा जा रहा है, लॉ कहा जा रहा है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे। तो यहां पर जो मेंडल का एक संकर संकरण है उस पर क्या क्या आधारित है और जो मेंडल का द्विसंकर संकरण वाला क्रॉस था उस पर क्या सब आधारित है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक संकर संकरण का अगर हम लोग बात करें तो यहां आपको जो सबसे पहला मिलेगा नंबर 1 में मिलता है प्रभाविता का नियम। क्या मिलता है? प्रभाविता का नियम। पहला क्या मिलता है? प्रभाविता का नियम। जो दूसरा आपको मिलता है इसको हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस के भी नाम से जानते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस के भी नाम से जानते हैं। दूसरा हमको मिलेगा, हम लोगों को मिलता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, कारकों के या युग्मकों के शुद्धता का नियम। युग्मकों के शुद्धता का नियम। युग्मकों के शुद्धता का नियम। ठीक है, पहला मिला क्या? पहला जो मिला वो मिला प्रभाविता का नियम और दूसरा हम लोगों को क्या मिल रहा है? युग्मकों के शुद्धता का नियम। ये दोनों नियम आधारित है किसके ऊपर? तो ये दोनों आधारित है इस एक संकर संकरण के ऊपर। अब द्विसंकर संकरण जो है इस पर आधारित एक नियम आपको देखने के लिए मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम
क्या कहता है इसके बारे में भी हम लोगों को देखना है। आप अगर चैनल पे नए हैं तो पहले प्लेलिस्ट को खोल करके तीसरे लेक्चर को अवश्य देखिए, ताकि इस लेक्चर को समझने में आपको ज्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि अगर आप मेंडल्स के मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस को समझ चुके हैं दोस्त, तो ये सारा टॉपिक आपके लिए काफी आसान होने वाला है। अगर आप नहीं समझे हैं उनको तो बार बार देखिए, 1 से 2 बार आप देखेंगे आसानी से आपको समझ में आएगी। कुछ ज्यादा उसमें तकलीफ आपको नहीं आएगी, आप उसको देख लीजिए, उसके बाद यहां आइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या कहता है इसको जरा देखेंगे। चलिए, प्रभाविता का नियम सबसे पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम ये कहता है, मेंडल क्या, कि जब हम लोग दो अलग अलग लक्षणों को, दो मोनोहाइब्रिड है तो एक ही लक्षण के दो अलग अलग ट्रेट्स को, एक ही लक्षण के दो अलग अलग ट्रेट्स को, जैसे कल हम लोग देखे कि पिछले लेक्चर में कि एक ऊंचाई अगर लक्षण ले तो उसका दो ट्रेट्स, एक लंबा और दूसरा बौना होगा। तो लंबा वाला को और बौना वाला को जब मिलाएंगे तो लंबा प्रभावी है, ये आपको पता है, और बौना अप्रभावी है, ये भी आपको पता है। तो मेंडल का कहना ये था कि अगर हम लोग क्या करेंगे कि एक प्रभावी और एक अप्रभावी लक्षण को मिला देंगे, अगर हम लोग क्या करेंगे, एक प्रभावी और एक अप्रभावी लक्षण को मिलाएंगे, तो उस समय में क्या होता है कि जो प्रभावी लक्षण है वही आपको देखने के लिए मिलता है, अप्रभावी लक्षण वहां दब जाता है। ध्यान देंगे जरा, ये कहा जा रहा है, आप इसको क्रॉस से समझेंगे कि क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, तो इसको जरा क्रॉस से समझिए। यहां अगर हम लोग ले ले कैपिटल टी टॉल के लिए, कैपिटल टी, और हम लोग इस तरफ से अगर हम लोग यहां ले ले, क्या यहां हम लोग ले लेते हैं कैपिटल टी टॉल के लिए, और स्मॉल टी किसके लिए, ड्वार्फ के लिए। तो गैमेट निकालेंगे दोस्त, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये था आपका पी जनरेशन, पेरेंट जनरेशन, जिसको आप कह रहे थे क्या हिंदी में, जनक पीढ़ी। क्या कह रहे थे, जनक पीढ़ी कह रहे थे। अब गैमेट निकाले, अब आप क्या करिए, इसको जब कराएंगे क्रॉस तो रिजल्ट आएगा इस रूप में, आपको मिलेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि दोनों लक्षण आया, दोनों लक्षण आए। आम बात है, सीधा सा बात है, क्या आएगा ही, मदर का और फादर का, या फादर का मदर का, रेसिप्रोकल क्रॉस है, ये तो आप जान ही रहे, किसी भी तरह से उल्टा करके सीधा करके क्रॉस कराए, रिजल्ट तो सेम ही मिलना है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो चलिए ठीक है, रिजल्ट आ गया सर कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब आप यहां क्या कहना चाहते हैं, तो कहना दोस्त ये चाहते हैं कि इफ इन F1 जनरेशन, प्रथम जो संतति पीढ़ी है, प्रथम संतति पीढ़ी, जो प्रथम संतति पीढ़ी है, यहां क्या होगा, प्रथम संतति पीढ़ी में जो कैपिटल टी है, यानी कि जो डोमिनेंट है, जो प्रभावी है, वो अप्रभावी वाले लक्षण को दबा देगा, जो प्रभावी है वो अप्रभावी वाले लक्षण को दबा देगा। ये तो हम लोग कल से ही सब जान रहे हैं, तो इसमें नया बात क्या है, तो नया कुछ नहीं है, यही तो लॉ ऑफ डोमिनेंस कह रहा है। इसी बात को आपको समझना है कि F1 जनरेशन में, यानी कि प्रथम संतति पीढ़ी में, केवल और केवल प्रभावी लक्षण ही आपको दिखाई देगा। यही मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस है। ये क्या मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये क्या था, बस इतना ही कहानी है। लॉ ऑफ डोमिनेंस का कहना है कि जब आप एक प्रभावी और एक अप्रभावी लक्षण को मिलाते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो प्रथम संतति पीढ़ी में केवल और केवल प्रभावी लक्षण ही आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, इसको हम लोग कह देंगे सर लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। बताइए कोई दिक्कत इसमें, क्या आपको याद करने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड समझिए, टोटल कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। चलिए नंबर 2 पे आएंगे हम लोग। क्या कह रहा है, दूसरा युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों के शुद्धता का नियम, या कहीं कहीं इसको कारक के पृथक्करण का नियम भी कहा जाता है।
कारक के पृथक्करण का नियम। क्या कहता है? कारक के पृथक्करण का नियम, इसको भी जरा देखेंगे। चलिए अब एक बात आप और समझेंगे, यहां पर डोमिनेंस का, लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है। अभी हम लोग चलेंगे मंडलवाद से विचलन। मंडल का नियम हर जगह सही नहीं हुआ, कहीं ना कहीं मंडल जो है वो विचलित हुए, डेविएट हुए हैं। मंडल का लॉ कहीं ना कहीं डेविएट हुआ है किसी न किसी टर्म को लेकर के, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस देखने के लिए मिलता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस का एग्जांपल आपको, सॉरी एक्सेप्शन आपसे पूछा जा सकता है, अपवाद बताइए क्या है, तो अपवाद हो जाएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता, और को डोमिनेंस सह प्रभाविता। ठीक है दोस्त, बढ़िया। आगे यहां से ये आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस खत्म हो गया, और दूसरा युग्मकों के शुद्धता का नियम, इसी को हम लोग बढ़ाएंगे आगे। मंडल का जब F1 जनरेशन मिल गया था मंडल को, प्रथम संतति पीढ़ी, तो इसके लिए सेल्फ क्रॉस करा दिए। सेल्फ क्रॉस होगा कैपिटल टी स्मॉल टी के ही साथ, क्योंकि सेल्फ क्रॉस तो वही ना होगा जहां पर क्या होता है कि दोनों एक ही जैसा युग्मक है। अब यहां मंडल को मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, रिजल्ट आपको मिलेगा क्या? रिजल्ट आपको मिलेगा कैपिटल टी, कैपिटल टी। इस दोनों को अगर, इसको और इसको अगर क्रॉस कराए तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? कैपिटल टी, कैपिटल टी। इसको अगर इसके साथ कराए तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको साथ कराए तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इस दोनों को कराए तो स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब ध्यान देंगे जरा, यहां पर युग्मक के शुद्धता का नियम यही कहता है कि प्रथम संतति पीढ़ी में जब आप क्रॉस कराए तो आपको दोनों लक्षण एक साथ मिला। क्या मिला था? यस सर, मिला। प्रथम संतति पीढ़ी में दोनों लक्षण एक साथ मिला, लेकिन जब द्वितीय संतति पीढ़ी मिलेगा, यहां जो ये जो आपको मिल रहा है, ये वाला जो मिल रहा है, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो यहां जो ये आपको रिजल्ट मिला, ये क्या देख रहे हैं कि सर यहां दोनों एक साथ है, यहां दोनों क्या है? एक साथ है, कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों F1 जनरेशन में साथ है। लेकिन जब F2 पीढ़ी का रिजल्ट मिला है ना सर, तो क्या हुआ है? तो हुआ सर ये कि दोनों अलग अलग हो गया। यहां कैपिटल टी स्मॉल टी फिर से अलग हो गया, और स्मॉल टी अलग हो गया, यानी कि दोनों गैमेट फिर से सेपरेट हो गया। इसी को कहा जाता है क्या? युग्मकों के शुद्धता का नियम। बात समझ गए? कहना ये कहा ये जा रहा है, लक्षण कारकों के प्रत्येक सजातीय जोड़ों में से दोनों कारक युग्मक बनाते समय पृथक हो जाते हैं। यहीं से देखिए जरा, कैपिटल टी स्मॉल टी अलग हो चुका है, यहां भी कैपिटल टी स्मॉल टी अलग हो चुका है, और यहां पर तो पूरा पूरा अलग हो गया है। तो इसी को कहा जाता है क्या? युग्मकों के शुद्धता का नियम, पृथक्करण का नियम, या फिर कारकों के पृथक्करण का नियम। ठीक है बात, यहां तीनों बात आपको समझ में आ गई। एक ही साथ में दोनों चीज आपका क्लियर कर दी। क्या सब? तो प्रभाविता का नियम क्लियर, और दूसरा युग्मकों के शुद्धता का नियम भी क्लियर। युग्मकों के शुद्धता, सबसे पहले प्रभाविता का नियम ये कहता है, मेंडल का कहना ये था कि अगर आप दो कैरेक्टर, एक प्रभावी एक अप्रभावी को मिलाएंगे तो आपका जो पहला जनरेशन होगा उसमें केवल आपको प्रभावी लक्षण देखने के लिए मिलेगा, और दूसरे उसके बाद जो हमारा युग्मक के शुद्धता का नियम है ये क्या कहता है? तो इसका कहना है कि अगर, क्या कहना है कि अगर यहां पर F1 जनरेशन में एक साथ है तो अगले जनरेशन के लिए यानी कि F2 के लिए जब इसको क्रॉस कराएंगे तो युग्मक बनाते समय दोनों ट्रेड्स अलग अलग हो जाएंगे। तो इसी को युग्मकों के शुद्धता का नियम कहा जाता है। ठीक है दोस्त, अगला हम लोग बढ़ेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जो द्विसंकर संकरण पर आधारित है। द्विसंकर संकरण आपको अगर याद होगा तो कल आपको इसका रेशियो याद करने के लिए हम ट्रिक बताए थे। 12, 24, 12, 12, 1 के सभी के बीच में आप अनुपात लगा देंगे तो आपको द्विसंकर संकरण का जीनोटाइप मिलेगा। ठीक है, याद रखेंगे, ये भूलना नहीं है आपको, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उस समय में 1:2:2:4:2 इस तरह से XYZ कुछ भी करते रहेंगे, आपको याद नहीं रहेगा। अब ट्रिक से याद रखेंगे,
12, 24, 12, 12, 1 यानी कि 12, 24, 12, 12 एक लिखेंगे और सबके बीच में अनुपात लगा देंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। यहां द्वि संकरण पे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम शुरुआत करते हैं इसका। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सर ये तो द्विसंकर संकरण पर आधारित है, तो उसी तरह से नियम भी होगा। ठीक है दोस्त, क्या कहा? मेंडल कल द्विसंकर संकरण जब हम लोग देखे थे तो उसमें हम लोग वहां से ये जान रहे हैं कि सर जब क्या करेंगे, दो अलग अलग लक्षणों के वंशागति के अध्ययन के लिए क्रॉस कराते हैं तो उसको कहा जाता है द्विसंकर संकरण। अब देखिए, जब मेंडल का कहना था कि जब अगर हम लोग क्या करेंगे कि दो अलग अलग लक्षणों को क्रॉस कराएंगे, F1 पीढ़ी के बाद F2 पीढ़ी की प्राप्ति करेंगे, तो उस समय में जब लक्षणों का वंशागति होगा यानी कि जनक से F1 में, F1 से F2 में, तो उस समय में कोई भी लक्षण एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेगा। कोई भी लक्षण एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता है, सारा लक्षण अलग अलग आता है। आपको कल एग्जाम्पल में बताया गया था कि पीला और गोलाकार बीज, पीला एवं गोलाकार बीज, इसका जब आप क्रॉस कराते थे किसके साथ? हरा और झुर्रीदार बीज के साथ, हरा एवं झुर्रीदार बीज के साथ, तो रिजल्ट आपको जो भी मिला था 9-3-3-1 फिनोटाइपिक रेशियो और 12-24, 12-12-1 जीनोटाइपिक रेशियो। इसमें कभी भी क्या होगा कि ये सभी एक, ये जो प्रभावी वाला है या ये अप्रभावी वाला है, तो दोनों के लक्षण एक दूसरे से कभी भी क्या होगा? प्रभावित नहीं होगा, वो सेपरेटली क्या होगा? एक दूसरे से अलग होगा। बात समझ गए? तो यही कहानी है स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यही कहता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग बढ़ रहे हैं और वहां हम लोग अध्ययन करेंगे किसका? तो यहां अब हम लोग अध्ययन करेंगे पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरीज। पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरीज या जिसको आप डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म कहेंगे, मेंडलवाद से विचलन। क्योंकि आपको अभी तुरंत यहां हम लोग देखे कि अपवाद था इसका इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ये अपवाद है इसका, ह्यूमन में भी इसका अपवाद पाया जाता है। तो इस सब तरह के बात का अब हम लोग अध्ययन करेंगे, मेंडलवाद से विचलन। यहां हम लोग ये टॉपिक खत्म कर लिए, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के वंशागति के नियम का अध्ययन कर चुके हैं। आगे हम लोग मेंडलवाद से विचलन देखेंगे। चलिए, मेंडल के बाद आनुवांशिक सिद्धांत या पोस्ट मेंडेलियन थियोरी लॉ आप कह सकते हैं इसको, या फिर आपको यह भी याद रखना है कि इसको हम लोग डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म के भी नाम से जानते हैं। कुछ वो चीज का भी जिक्र कर रहा है, डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म, मेंडलवाद से विचलन। कुछ जगहों पर मेंडल का कंसेप्ट सही नहीं हो रहा है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला इसमें हम लोग देखेंगे क्या? नंबर 1 में इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कि अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता क्या कहता है? अपूर्ण प्रभाविता। ध्यान देंगे जरा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाता है इसको इंग्लिश में। यहां अगर हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस का बात करें तो मेंडल का कहना यह था कि अगर आप दो अलग लक्षणों को, एक ही लक्षण का दो अलग अलग ट्रेट्स अगर आप क्रॉस कराते हैं तो आपको F1 जनरेशन में जो रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है कि डोमिनेंट होगा, यानी कि वो हमेशा प्रभावी लक्षण अप्रभावी को दबा करके रखता है। प्रभावी लक्षण हमेशा क्या करेगा? अप्रभावी को दबा करके रखेगा। लेकिन कुछ जगह ऐसा देखा गया कि जहां इस तरह का रूल फॉलो नहीं हो रहा था, इस तरह का रूल फॉलो नहीं हो रहा था। सबसे पहला इसका अगर हम लोग एक एग्जांपल देखें, ध्यान देंगे जरा, अपूर्ण प्रभाविता ये कह रहा है कि जब अगर आप क्या करते हैं कि किसी एक प्रभावी और एक अप्रभावी लक्षण को मिलाते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर जगह डोमिनेंट प्रभावी वाला ही देखने के लिए मिलेगा। कुछ जगहों पर कुछ जगह पर आप ये देखेंगे कि वहां पर कोई तीसरा लक्षण आया है,
यानी कि थोड़ा दोनों में से थोड़ा थोड़ा लक्षण आकर के एक तीसरे लक्षण का निर्माण कर दिया है। सबसे पहला अगर हम लोग देखें स्नैपड्रैगन या स्नैपड्रैगन एवं मिराबिलिस जलापा का स्नैप एग्जांपल में अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, स्नैपड्रैगन ये प्लांट है, स्नैपड्रैगन एंड मिराबिलिस जलापा मिराबिलिस जलापा ध्यान देंगे जरा, मिराबिलिस जलापा, स्नैपड्रैगन और मिराबिलिस जलापा के को अगर हम लोग क्रॉस कराते हैं, इसका लाल फूल और सफेद फूल को जब क्रॉस कराते हैं तो हम लोग को ऐसा मिलना चाहिए रिजल्ट कि F1 जनरेशन में केवल और केवल लाल वाला लक्षण देखने के लिए मिलेगा। क्या होगा, स्नैपड्रैगन और मिराबिलिस जलापा के लाल, यहां हम लोग देखते हैं जरा, यहां हम लोग अगर बात करें कि लाल और सफेद फूल को क्रॉस कराए, लाल और सफेद, लाल के लिए क्या लिया जाएगा तो कैपिटल आर और सफेद के लिए क्या लिया जाएगा स्मॉल आर, यानी कि ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है। ठीक है, तो देखिए जरा कि अगर इस प्रभावी का गैमेट निकाले तो कैपिटल आर और इसका अगर निकाले तो स्मॉल आर, रिजल्ट आ गया हमारा सर कैपिटल आर और स्मॉल आर, और ये क्या होना चाहिए था, लाल होना चाहिए था, क्योंकि ये क्या है F1 है ना, क्या है F1 यानी कि प्रथम संतति पीढ़ी है। यहां इसको हम लोग थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, F1 है यानी कि प्रथम संतति पीढ़ी है। अब प्रथम संतति पीढ़ी में केवल डोमिनेंट वाला दिखना चाहिए, लंबा और बोना को मिलाए तो लंबा दिखा, यहां अगर हम लोग लाल और सफेद को मिलाएंगे तो लाल दिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब क्या हुआ, तो यहां ध्यान देंगे कि ये जो पुष्प मिला ये मिला आपको गुलाबी, क्या मिला गुलाबी, और हम लोग सभी जानते हैं कि यहां पर क्या होता है कि लाल को अगर थोड़ा सा डिक्रीज करा दिया जाए, लाल वाले लक्षण को, और सफेद वाले लक्षण को अगर बढ़ा दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, गुलाबी रंग का होता है, उस रंग को हम लोग गुलाबी कहते हैं। और ये हमको क्या मिला, गुलाबी, यानी कि लाल थोड़ा ज्यादा आया और सफेद थोड़ा कम आया और नया लक्षण लाया गुलाबी। तो ये क्या दिखा रहा है, अपूर्ण प्रभाविता। अगर प्रभाविता का नियम दिखाता तो ये लाल होता इसका पुष्प, लेकिन लाल नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये अपूर्ण प्रभाविता दिखाता है। अगर आप F2 जनरेशन का बात करेंगे तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से आप देख लेंगे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये आपका F2 वाला रिजल्ट होगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से आप क्रॉस कराएंगे, आपको सिखा दिया गया है, आप वहां देख लेंगे प्लेलिस्ट में खोल करके, तीसरे लेक्चर में डिटेल से हम लोग स्टडी किए इन सब सारी चीजों का। तो ये कैपिटल आर तो रेड हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर जो गुलाबी होगा, और स्मॉल आर सफेद हो जाएगा, यानी कि 1:2:1 का रेशियो देखने के लिए मिलेगा। लेकिन लाल के बाद, लाल के अलावा मिल रहा है, गुलाबी मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये आ रहा है, अपूर्ण प्रभाविता को दिखा रहा है। बात समझ गए ना। चलिए दूसरा हमारे पास इसके एग्जाम्पल में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है नंबर 2 में। पहला तो मेंडल के बाद अनुवांशिक सिद्धांत में पहला अपूर्ण प्रभाविता देख लिए। अब हम लोग दूसरा देखेंगे सहप्रभाविता या समप्रभाविता। सहप्रभाविता या समप्रभाविता क्या कहता है, सहप्रभाविता या संप्रभाविता, इसको देखिए जाए। मेंडल का कहना यही बात फिर से लागू होगा। यहां मेंडल का कहना हुआ कि अगर आप दो लक्षणों को एक साथ मिलाएंगे, F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही आपको देखने के लिए मिलता है और प्रभावी लक्षण आप नहीं देखेंगे। लेकिन कुछ जगह तो ये देख ही लिए कि दोनों एक साथ आया, एक थोड़ा ज्यादा आया और एक थोड़ा कम आया, और रिजल्ट हमारे सामने है। सहप्रभाविता में क्या कहा कि कुछ जगहों पर ऐसा देखा गया कि जब दो लक्षण यानी कि एक प्रभावी और एक अप्रभावी लक्षणों को क्रॉस कराया गया तो जो हमारा रिजल्ट था वो कुछ अलग मिला, यानी कि
बराबर बराबर दोनों हिस्सा जो है वो एक साथ आया और इसको हम लोग नाम दिए क्या, सह प्रभाविता। जैसे अगर हम लोग बात करें मवेशी के त्वचा एवं बाल का रंग, सप्रभाविता का एग्जाम्पल क्या है, मवेशी के त्वचा एवं बाल का रंग, त्वचा एवं बाल का रंग। मवेशी के त्वचा एवं बाल का रंग देखेंगे जरा क्या है कि क्या होता है कि मवेशी एवं त्वचा के बाल के रंग में देखा गया कि अगर एक लाल बाल या चमड़े वाले त्वचा वाले पशु का क्रॉस एक सफेद चमड़े वाले या सफेद त्वचा वाले या फिर बाल वाले पशु के साथ कराया जाता है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, कैपिटल आर का कैपिटल आर, स्मॉल आर का स्मॉल आर, रिजल्ट जो है कैपिटल आर स्मॉल आर मिला हमारा। रिजल्ट क्या मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर। ध्यान देंगे F1 जनरेशन में तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से क्या होना चाहिए ये कि सर यहां तो लाल होगा ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है कि प्रभावित लक्षण दिखाई देगा तो सर यहां तो लाल होगा, लेकिन सर लाल नहीं मिला ना, यही तो मंडलवाद से विचलन हो गया। तो लाल नहीं मिला तो सर क्या मिला, तो लाल नहीं मिला तो इसका रंग मिला रोन, ROAN, जिसको आप कहते हैं चित्तकबरा। क्या कहते हैं, चित्तकबरा कहते हैं। बात समझ गए ना। तो इस तरह का कहानी आपको रोन रंग का देखने के लिए पशु मिला। बताइए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रोन रंग का जो पशु है आपको देखने के लिए मिला और ये क्या है, सह प्रभाविता, यानी कि यहां ना तो लाल ज्यादा आया और ना तो लाल ज्यादा आया और ना ही ये ज्यादा कम आया, दोनों क्या वो बराबर हिस्सा में आया। क्या आया, बराबर हिस्से में आया। और ये नया वैरायटी दिया हम लोगों को, रोन यानी कि चित्त कबरे रंग का पशु हम लोगों को मिला। तो ये हमारे लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन आपको बता दिया हम। क्या, तो सबसे पहला देखे क्या, अपूर्ण प्रभाविता, दूसरा देखे सह प्रभाविता। यही ना कहा गया अभी आपको कि सर ये दोनों क्या है, अपवाद है। किसका, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस अपवाद है किसका, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का। चलिए आगे हमारा टॉपिक है आज का बहु विकल्पता या मल्टीपल एलिलिज्म। अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान देकर के समझेंगे क्योंकि आपके बोर्ड में यहां से सीधा क्वेश्चन आ रहा है। सीधा क्वेश्चन इन द सेंस ये आपसे पूछ देगा, अगर मदर का ब्लड ग्रुप ये है, फादर का ब्लड ग्रुप ये है, तो संतान का ब्लड ग्रुप बताइए। अगर संतान का ब्लड ग्रुप ये है तो मदर या फादर का ब्लड ग्रुप आपसे पूछा जा सकता है। क्या क्या चांस है कि क्या सब हो सकता है। अगर आपसे पूछ दिया फादर का ब्लड ग्रुप ये है, संतान का ब्लड ग्रुप ये है, तो मदर के ब्लड ग्रुप होने का चांस क्या क्या है। सब सवाल का जवाब अब आपको यहां मिलेगा। आप केवल ध्यान दे करके समझेंगे। बहु विकल्पता या मल्टीपल एलिलिज्म ऐसा प्रक्रिया है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक साथ कई जीनों का, यानी कि एक नहीं दो नहीं, हो सकता है तीन भी, हो सकता है तीन जीन का या फिर दो जीन का या फिर उससे भी अधिक जीन का अगर कहीं एक साथ हस्तांतरण हो रहा है तो इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, बहु विकल्पता। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग, बहु विकल्पता या मल्टीपल एलिलिज्म। अब इस मल्टीपल एलिलिज्म का जो सबसे सटीक एग्जांपल है वो आपको देखने के लिए मिलता है कहां, तो मानव रक्त समूह के द्वारा। मानव रक्त समूह सबसे बड़ा एग्जांपल दिखाता है किस चीज का, मल्टीपल एलिलिज्म यानी कि बहु विकल्पता का। देखिए जरा कि किस तरह से ये मल्टीपल एलिलिज्म शो करता है, किस तरह शो करता है। सबसे पहले आप मानव के रक्त समूह के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम लोग फिर यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। पहले आपको उसका थोड़ा सा एक आउटलाइन डायग्राम होना जरूरी है। मानव के पास 4 प्रकार का रक्त समूह है, ये हम सभी जानते हैं। मानव के पास ए रक्त समूह, बी, AB एंड O है। ये 4 रक्त समूह मानव के पास है। पहले आपको याद रखना यह है कि O रक्त समूह को, O वाला जो रक्त वर्ग है इसको पहले C कहा जाता था, लेकिन बाद में लैंडस्टीनर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा इसका नाम बदल करके O रखा गया। बात समझ गए। इसका खोज जो है लैंडस्टीनर, ऐसे ये चारों का खोज जो है लैंडस्टीनर के द्वारा ही किया गया था।
बात समझ गए। अब देखिए जरा कि ये डिसाइड कैसे होता है। तो आरबीसी पर उपस्थित, ये जैसे मान लीजिए एक ह्यूमन का आरबीसी है, तो यहां पर इस आरबीसी पर जो एंटीजन उपस्थित होगा उसी के आधार पर क्या किया जाता है, ये ब्लड ग्रुप तय होता है। अगर मान लीजिए ये एक आरबीसी है और इसके ऊपर ए है तो ब्लड ग्रुप ए, अगर यहां मान लेते हैं बी है तो ब्लड ग्रुप बी, अगर ये दोनों है तो ब्लड ग्रुप ए बी, और अगर कुछ नहीं है नथिंग तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या देंगे, ओ ब्लड ग्रुप। बात समझ गए, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए जरा कि ए ब्लड ग्रुप के पास एंटीजन क्या होगा, इसके बारे में जरा हम लोग देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं इसका एक चार्ट हम लोग फ्लो चार्ट अगर इसका बनाए कि मान लेते हैं ए बी और ओ, तो ए, ठीक है, यहां हम लोग लिख देते हैं रक्त, ठीक है, यहां एंटीजन और यहां एंटीबॉडी, ठीक है। चलिए देखिए जरा, ये रहा एंटीजन का, ये रहा एंटीबॉडी का, और ये रहा रक्त समूह का। ये रक्त समूह है ए, तो यहां एंटीजन आपको मिलेगा ए, तो एंटीबॉडी मिलेगा बी, एंटीबॉडी क्या मिलेगा, बी मिलेगा। ध्यान देंगे यहां अगर ए जो यहां आपसे पहले ही बता चुके हैं कि अगर ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप, अगर बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप, अगर ये दोनों है तो ए बी ब्लड ग्रुप, और अगर कुछ नहीं है नथिंग है तो ये ओ ब्लड ग्रुप। तो यहां एंटीजन ए, बी के लिए एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए, अगर यहां ए बी है तो यहां हो जाएगा ए बी, ए एंड बी, और एंटीबॉडी नथिंग, क्योंकि दोनों एंटीजन तो है ही, तो यहां हम लोग लिखेंगे एब्सेंट या कुछ नहीं। यहां पर अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो यहां पर नथिंग, यानी कि नील जो होगा, कोई नहीं, कुछ भी एंटीजन आपको यहां नहीं मिलेगा, और एंटीबॉडी दोनों मिलेगा ए एंड बी। बात समझ गए, ये बात आपको समझ के रखना है, तभी आपका आगे क्वेश्चन सॉल्व होना है, ठीक है। अगर आपसे अभी यहां से ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आप बताइए कि अगर किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए है तो उसके रक्त में कौन सा एंटीजन उपस्थित होगा। तो आप सीधा समझिए भैया कि हमारे आरबीसी पे जो रक्त, हमारे आरबीसी में जो एंटीजन उपस्थित होगा वही हमारा रक्त समूह है। तो अगर हमारा रक्त समूह ए है तो हमारे आरबीसी के ऊपर एंटीजन जो है वो ए ही उपस्थित होगा, और एंटीबॉडी उसके विपरीत होता है, तो ए का विपरीत बी का विपरीत ए बी का विपरीत कुछ नहीं, क्योंकि दोनों है तो उल्टा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, और यहां पर कुछ नहीं है तो उल्टा दोनों होगा। बात समझ गए, जब कुछ नहीं है तो उसका उल्टा सब कुछ, जब सब कुछ है तो उसका उल्टा कुछ नहीं। बात समझ गए, तो ये है आपका ये रक्त समूह का कहानी। अब आपको समझना यहां यही है, एंटीबॉडी को प्रतिरक्षा कहते हैं, और एंटीजन को हम लोग हिंदी में कुछ कहते होंगे, कुछ कह रहे हैं प्रतिजन कहेंगे, सॉरी प्रतिजन कहेंगे, कुछ नहीं कहते होंगे, प्रतिजन कह रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं जनाब यहां सब लोग कि किस तरह से रक्त समूह डिसाइड होता है। अब यहां एक बात आपको और समझनी है कि ये तो फिनोटाइप है, जीनोटाइप और फिनोटाइप आपको बता दिया गया है। तो ये जो हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है ये क्या है, ये तो फिनोटाइप है। अब हम लोग जरा इसका जीनोटाइप लिख लेते हैं। अगर हम लोग ए का बात करें, ब्लड ग्रुप क्या है, ए, ब्लड ग्रुप क्या है, ए, तो इसका जीनोटाइप होगा IA, और में आई नोट, ठीक है ना, आई नोट। अगर हम लोग बी ब्लड ग्रुप लें तो हमको क्या मिलेगा, IB या आई नोट। समझ गए बात को। चलिए अगर हम लोगों को क्या मिले, अगला रक्त समूह अगर ए बी मिले तो इसका एक ही होगा आई बी, और अगला हमारे पास जो रक्त समूह है ओ, तो इसका आपको क्या मिलेगा, आई ओ। आप समझ गए, ये जीनोटाइप है, फिनोटाइप या ये इस तरफ वाला फिनोटाइप है और इस तरफ वाला जीनोटाइप है। आपको याद रखनी है ये बात कि ए ब्लड ग्रुप वाले के साथ IA या आई नोट हो सकता है, यहां पर बी का IB और IB आई नोट हो सकता है, ए बी का IB हो सकता है, और बी का IO और IO हो सकता है।
समझ गए बात को। अब चलिए आगे बढ़िए जरा। आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग देखेंगे जरा कि रक्त समूह से मतलब माता और पिता का रक्त समूह अगर आपको दिया है तो संतान का रक्त समूह आपको कैसे निकालना। बड़ा आसान है। अब ये अगर ये सारा चीज आपका क्लियर है दोस्त तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम यहाँ पर कुछ देंगे, मतलब कुछ चीज समझाते हैं, उसके बाद आपको होमवर्क मिलेगा, आप ड्रॉ करके देखेंगे, आपसे बनेगा, पक्का वादा है मेरा, जरूर बनेगा अगर आप इस तरफ का सारा चीज समझ चुके हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम जरा सा जो है टफ ले लेते हैं, तब आपको हल्का दिया जाएगा। नहीं तो आप सोचेंगे कि खुद आसान वाला सॉल्व कर लेते हैं और हम लोगों को होमवर्क में टफ वाला काम दिया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, हम टफ वाला सॉल्व करते हैं, आप आसान वाला सॉल्व करेंगे, लेकिन टफ वाले को भी आप कोशिश जरूर करेंगे कि आपसे बन रहा है या नहीं। तो ऐसा हमको लगता है कि हमारे पास ए और अगर इसका क्रॉस ए और बी, मदर का ब्लड ग्रुप ए और फादर का ब्लड ग्रुप बी लिया जाए तो आपको लग रहा होगा कि ये ज्यादा टफ है क्योंकि ये ज्यादा बड़ा है, इसलिए ऐसा हो रहा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग देख लेते हैं। अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए और फादर का ब्लड ग्रुप बी है तो सर आप बनाइए जरा, देखे कि संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, यहां अगर हम लोग ए है तो लिख सकते हैं सर कि आई ए क्या लिख सकते हैं, आई ए लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बी है, बी ब्लड ग्रुप, तो इसका क्या होगा, आई बी और आई बी। ठीक है, फादर का दूसरा केस देखेंगे, क्या आई ए और आई नोट, और बी का आई बी और आई नोट। ठीक है, यही ना आपके पास रिजल्ट है, तो करवा दीजिए अब क्रॉस। तो आई ए यहां हो जाएगा आई ए आई बी। ठीक है, यहां जो होगा यहां भी आई ए आई बी, यहां भी सेम चीज आई ए आई बी, और यहां भी क्या सेम चीज आई ए आई बी। यानी कि टोटल जो ब्लड ग्रुप आपको मिल रहा है वो ए बी मिल रहा है, ए बी और ए बी। कहेंगे सर ये कहां से लिख दिया, ए बी कहां से आ गया? तो यहां देख लो दोस्त, ए बी का जो जीनोटाइप है वो आई ए आई बी आ रहा है, और यहां जो आपको आ रहा है आई ए आई बी आ रहा है, सारा का रिजल्ट आई ए आई बी आ रहा है, आई बी आई ए आई बी आई ए आई बी। ठीक है, तो ए बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा, इस तरफ अगर क्रॉस कराए तो ये भी रिजल्ट आपको ए बी ही मिलेगा। अगर इसका क्रॉस कराए तो रिजल्ट आया ए, इसका क्रॉस कराए तो रिजल्ट आएगा बी, और इसका क्रॉस कराए तो रिजल्ट आएगा ओ। कहने का मतलब क्या कि कुछ भी ब्लड ग्रुप हो सकता है सर। अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए और फादर का ब्लड ग्रुप बी है तो कुछ भी आ सकता है। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस से सर जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं कि अगर आप इसको पलट देंगे ना कि फादर का ब्लड ग्रुप ए कर दीजिए और मदर का ब्लड ग्रुप बी कर दीजिए तो भी रिजल्ट नहीं बदलेगा सर, यही होगा। ठीक है, क्या होगा? तो भी रिजल्ट यही रहेगा। यहां आप देख लेंगे बी ए बी ओ। ठीक है, तो यानी कि अब इसका आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 में से 5 रिजल्ट, 5 रिजल्ट आपको क्या मिला है? 5 रिजल्ट आपको मिल रहा है, 5 रिजल्ट आपको मिल रहा है ए बी, 1 रिजल्ट ए, 1 रिजल्ट बी और 1 रिजल्ट ओ। अब आपका मैथ ठीक ठाक है, हमसे ज्यादा बेहतर है, आप खुद से निकाल लेंगे कि परसेंटेज क्या है, इतना तो काम कर ही सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा आपको होमवर्क में क्या मिलेगा सर। होमवर्क आप बहुत देर से कह रहे हैं कि होमवर्क देंगे, तो देखिए जरा कि होमवर्क आपका सबसे पहला जो गृह कार्य ये है कि आप अगर कराएंगे मदर का ब्लड ग्रुप ए और फादर का ब्लड ग्रुप ओ, मदर का ब्लड ग्रुप ए और फादर का ब्लड ग्रुप ओ। दूसरा होमवर्क आपका है मदर का ब्लड ग्रुप बी और फादर का ब्लड ग्रुप ओ।
ठीक है। अगला होमवर्क है आपका मदर का ब्लड ग्रुप, मदर का ब्लड ग्रुप ए और फादर का ब्लड ग्रुप ए बी। अब रिजल्ट निकालेंगे, क्या रिजल्ट निकलता है ये आपका होमवर्क है। ए बी, ए यहां और यहां पर इस तरह का रिजल्ट, और भी क्रॉस बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हैं। जैसे अगर फादर का ब्लड ग्रुप बी ले ले और सॉरी मदर का ब्लड ग्रुप ए बी ले ले और फादर का ब्लड ग्रुप ओ ले ले, ठीक है। अगर मदर का ब्लड ग्रुप जो है ए बी ले ले और फादर का ब्लड ग्रुप ओ ले ले, तो ये रहा आपका होमवर्क। इसको आप करके आएंगे, कोशिश करेंगे तो जरूर होगा। मुख्य रूप से आपको समझना यही है, ठीक है दोस्त। तो यही कहानी है ऐसा मल्टीपल एलिनिज्म, मल्टीपल एलिनिज्म का, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले यहां पर हम लोग आज का जो क्लास है इसको खत्म करेंगे। आगे आने वाले क्लास में हम लोग आगे की बातों पर चर्चा करेंगे। फिर से एक बार आपको कहा जा रहा है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। ये हमारे लिए, हमारी टीम के लिए ऊर्जा का कार्य करती है, ताकि और अधिक ऊर्जा के साथ आपके साथ कार्य किया जा सके। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर जरूर करें। इस चैनल्स पे 10th 12th अभी फिलहाल में 10th और 12th दोनों के लिए लेक्चर अपलोड करवाए जा रहे हैं। दोनों का माध्यम यानी कि हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों बच्चों के लिए नोट्स के साथ वीडियो लेक्चर अपलोड किए जा रहे हैं। पर डे आपके चैनल्स पे नोट अपलोड किए जाते हैं, वीडियो अपलोड किए जाते हैं। इसलिए आप इनको, इस चैनल को शेयर जरूर करिए, ताकि सभी लोगों के पास बेहतरीन शिक्षा का प्रसार अवश्य हो। चलिए, तब तक के लिए मिलेंगे, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आगे आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।